Today I am the topic on what is the nature of a constitution. नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब आइदर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होगा या यूनिटरी होगा. सो वेदर इट इज यूनिटरी और वेदर इट इज फेडरल. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज फेडरलिज्म मीन. इट इज फेडरलिज्म एंड यूनिटरी. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे सारा पावर सेंटर के पास होता है, सेंटर का कंट्रोल होता है, सेंटर स्टेट को बोलता है, सेंट्रल सबऑर्डिनेशन को करता है, सेंट्रल सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे डिवाइड किया गया है सेंटर को और स्टेट के राइट्स को. सेंटर को अपने पावर्स दिए गए हैं, सेंटर का अपना राइट्स होता है, एंड एट द सेम टाइम स्टेट को भी अपना राइट्स दिया गया है, स्टेट को भी अपने पावर्स दिए गए. अब इससे ये सवाल होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव, वेदर इज फेडरल और वेदर इज यूनिटरी. नाउ देयर हैव बीन नंबर ऑफ डिबेट्स, सम टर्म एट क्वाज़ी फेडरल, क्योंकि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि सेंटर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, इसे क्वाज़ी फेडरल बोला जाना चाहिए, सेंटर का कंट्रोल होता है. लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारा जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली फेडरल है. बिकॉज फेडरलिज्म बेसिकली मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं, अलग अलग चैप्टर्स के तहत सेंटर को अपने राइट्स और पावर्स दिए गए हैं, एट द सेम टाइम स्टेट को भी दिया गया है. इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से शेड्यूल्स भी बने हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट ऐसे करके बने हुए हैं. तो सबके अपने अपने पावर्स डिसाइड किए गए हैं. एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद जिस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसी की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरलिज्म बोला जाता है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर बोले जाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका. द रीजन बीइंग इज एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम टाइम द सेंटर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसी की वजह से डुअल पॉलिटी जो बोलते हैं, डुअल पॉलिटिक्स, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, वो अमेरिका का है. तो फेडरलिज्म, इसके प्रिंसिपल ही है फेडरलिज्म का, जहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स को उनका राइट दिया गया है, एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना राइट दिया गया है. अब ये समझने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट फेडरलिज्म की जो मेन रीजन है वो बेसिकली डिपेंड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पे. तो इसके बहुत बड़े सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म हो सकती है और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन हम यूनिटरी बोलते हैं. तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म में आता है, क्योंकि चैप्टर्स के तहत बाकायदा डिवाइड करके दिया गया है कि भाई विधानसभा क्या होता है, विधानसभा लेजिस्लेशन का क्या पावर्स हो गए, स्टेट के क्या पावर्स होते हैं, क्या दिए गए हैं. उसी के तहत जैसे पार्लियामेंट है, ऐसे स्टेट के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको विधानसभा बोलते हो, विधानसभा परिषद बोलते हो. उसके बाद स्टेट कैसे रेगुलेट किया है, स्टेट के अंदर के अपने कई पावर्स है जो स्टेट को दिया गया है. So it has been specifically set out under the chapters the powers are distributed, therefore it is said to be distribution of powers. Second characteristics ये होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग बाइबल है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग चीज है जिसके बेसिस पे चलना होगा. अपनी मर्जी नहीं चलेगी. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक अपनी जगह बात है जहाँ पे अमेंड करना होता है, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रावधान होना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो आर्टिकल्स होने चाहिए, वो रूल्स होने चाहिए, वो सब मेंशन हुए होने चाहिए. अगर नहीं मेंशन किया गया है, नहीं डिस्कस किया गया है, तो वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. देन वी से इट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन. कई एक्ट होते हैं, आते हैं, कई ऑर्डिनेंस होते हैं, आते हैं. हम क्या करते हैं, जब ऑर्डिनेंस हमको लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, तो ये राइट्स किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया. और राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो तुम उसको चैलेंज करते हो. सो वन ऑफ द पावर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज सुप्रीमेसी. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द थर्ड, फेडरलिज्म मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी इन रिटन फॉर्म. पुराने ज़माने राजा महाराजाओं की तरह नहीं चलेगा जहाँ पे लॉ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और राजा जो है एक कोडिफाइड लॉ फॉलो करने के जगह पे अपने हिसाब से चलता था जो उस समय उसके मन में आता था. वैसा नहीं है. इट शुड बी अ रिटन फॉर्म, इट शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ रिजिड मीन्स अपना मर्जी से जब भी चाहे तब बदल नहीं सकते.
उसके प्रोविजंस होंगे, प्रावधान होंगे, आर्टिकल्स होंगे, सब लिखे हुए हैं, बट अपने मर्जी से क्योंकि कोई सरकार आई चाहे कि बदल दो और बदल दिया कुछ, ऐसा नहीं हो सकता. देयरफॉर इट्स रिजिड, सो इट शुड बी रिजिड. नेक्स्ट यू कैन से अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पर कोर्ट की अपनी एक अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है. स्टेट बराबर है कि नहीं, सेंटर बराबर है कि नहीं, बराबर है कि मतलब वो बराबर काम कर रहे कि नहीं, वो अपना पावर्स एक्सीड तो नहीं करे, कोई एक दूसरे में इंटरफियर तो नहीं कर रहे हैं. तो जो डिस्प्यूट होता है स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन वर्सेस यूनियन, यूनियन वर्सेस स्टेट, ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको देखने के लिए, उसको फॉलो करने, उसको देखने के लिए को बराबर फॉलो हुआ जा रहा है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं. एंड दैट इज द रीजन दो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, स्टिल authority of the courts is always supreme than that, because the court acts as a factor to regulate, to follow, to check, and so therefore authority of the court is the supreme. अब सेंटर ऐसा नहीं है कि जब डुअल हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेंटर ने अपने पास कंट्रोल नहीं रखा. जैसे हमारे यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल द सेंटर हैज केप्ट इट्स ओन पावर सो दैट the state can be regulated if it is exceeding its limits. सबसे important part, center has the power to appoint a governor. आप देखते होंगे जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो 2014 बोलो, 2014 स्पेशली बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन द पार्टी इटसेल्फ, तो देखोगे कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के गवर्नर से या तो उनको ट्रांसफर कर दिए गए या तो उनको जगह पे किसी नए को अपॉइंट कर दिया गया. So appointment of governor is one form where the center tries to have a control. हालांकि गवर्नर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है. गवर्नर कैसा है? गवर्नर इज अ पर्सन हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट. उसका काम होता है प्रेसिडेंट से रहना, प्रेसिडेंट से ताल्लुकात में रहना, प्रेसिडेंट से टच में रहना, और जो चीजें वो पास करता है वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू करता है. कई ऐसे स्टेट के एक्ट्स होते हैं जो गवर्नर्स को करने रहते हैं. अब गवर्नर को जब करने रहते हैं तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर प्रेसिडेंट के पास देता है और प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है. So that is one, you can say appointment of governors is one such control. Secondly, you can say the right of the center to formulate a law of a national interest which has taken place in a state. किसी स्टेट में कोई ऐसी घटना घटी, दुर्घटना घटी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो स्टेट की बात है, स्टेट के अंदर हुआ, पर कहीं ना कहीं वो नेशन को इफेक्ट करता है. अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को पूरा पावर है वहां पे इंटरफेयर करके, और वो इंटरफेयर करके वो रेगुलेट करने के लिए, कानून बनाने के लिए, और अपने हिसाब से उस नेशनल इंटरेस्ट की चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सके वो करने के लिए. थर्ड, पावर टू फॉर्म स्टेट्स. अगर याद हो बहुत साल पहले की बात है, जैसे उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट थी. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को थोड़े थोड़े हिस्सों में लेके उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना. ये सारे कुछ स्टेट्स है जो नए बने. सो ये स्टेट्स क्या, तेलंगाना बना कुछ एग्जैक्टली 2014 के पहले तेलंगाना बना. तो तेलंगाना कब बना? जब यूपीए सेंटर में था. बाकी स्टेट्स जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ कब बने? वो तब बने जब सेंटर में बीजेपी था. तो ये सेंटर का पावर था, सेंटर का अपना राइट था जो सेंटर ने इस्तेमाल किया. चौथा, इमरजेंसी का प्रोविजंस. नाउ इमरजेंसी प्रोविजन इज आल्सो वन सच मैकेनिज्म वेयर द सेंटर हैज अ कंट्रोल ओवर द स्टेट. इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, उसको बहुत डिटेल में, उसका एक बहुत अलग से चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे. तो 3 टाइप की होती है. लेकिन ये इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि सेंटर को मन में आया और लगा दिया, ऐसा नहीं होता है. बेसिकली सेंटर टेक्स दिस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. इमरजेंसी लागू करने वाला प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मर्जी से जब चाहे तब नहीं कर सकता. सिर्फ एक बंदे के बोलने से नहीं हो सकता. फॉर इफ यू मे बी रिमेंबर हियरिंग अ लॉट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स अबाउट 1976 में इंदिरा गांधी लेवेड इमरजेंसी. इंदिरा गांधी ने उस समय लागू किया था क्योंकि उसको लग रही थी उसकी कुर्सी जा रही है. उसने जो है प्रेसिडेंट के पास गई और इमरजेंसी लागू कर दिया, लागू करने के लिए बोल दिया, तो लागू कर दिया गया. लेकिन जो क्राइटेरियाज फॉलो होनी थी वो नहीं हो पाई, इसीलिए उसको सेट असाइड कर दिया गया. इसीलिए इमरजेंसी एक पावर है
और इमरजेंसी पावर के अंदर इमरजेंसी यूज करके सेंटर एक स्टेट को कंट्रोल कर देता है। जब इमरजेंसी लागू होती है तो क्या आपके पावर्स होते हैं, आपके पावर्स भी कर्टेल होते हैं, पूरी तरीके से उसी तरीके से पावर्स नहीं होता है जिस तरीके से इन नॉर्मल सेंस में आपके पास जो पावर होता है। अभी जैसे कोविड-19 का चल रहा है, कोविड-19 में भी बहुत सारी चीजें सेंटर ने, बहुत सारी चीजें स्टेट ने कर दी और वो लागू कर दिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता। पर अब क्या किया गया, नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट में लागू किया गया। जैसे 7 बजे से लेके शाम को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू होगी, लोग जुट नहीं सकते, 5 जन के ऊपर जुटे तो 144 लगा दिया जाएगा। ये कैसा, ये कंट्रोल है। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए ये पावर्स लगाए गए हैं ताकि वो चीज ऑफ इम्पोर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस का जो वो कंट्रोल किया जा सके। So basically these are some of the things which defines whether it is a federal constitution or a unitary constitution. Okay, I am Devendra Singh. My firm Sui Generis. I am a CEO of Sui Generis. We provide altogether solutions with respect to civil law as well as criminal law, economic offences. There are various associates who deal with various subject matters, and we would be very glad to help you out. Thank you very much.